नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आप। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वहां की राज्य सरकार एक 5 स्टार होटल बनाना चाहती है। ऐसे में वहां के स्थानीय लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, विशेष रूप से पर्यावरणीय चिंता को लेकर और आदिवासी किसानों के विस्थापन को लेकर यह मामला विवादित हो जाता है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे क्या वहां पर 5 स्टार होटल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत कि काजीरंगा और 5 सितारा होटल का विवाद क्या है, इस बात को समझते हैं। चर्चा के पक्ष हमारे क्या होंगे, सबसे पहले बिंदुओं की बात कर ले तो खबर की बात हमने की। इसके अलावा क्या है ये मामला, इस मामले को हम समझेंगे। क्या कहता है कानून, इसको लेकर क्या चिंताएं हैं, उन चिंताओं पर एक नजर डालेंगे। साथ साथ काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में जो मूलभूत जानकारी है उसको लेने के साथ हम इस पूरे वीडियो की शुरुआत करेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपके ऊपर होगी इसका जवाब देने की। आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। साथ ही साथ इसकी आपको जो पीडीएफ है वो नियमित रूप से कार्यक्रम की पीडीएफ आपको प्रदान की जाती है, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। देखिए, सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक जरूरी सूचना है कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं नोएडा होगा। आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा शिफ्ट हो चुकी हैं, तो यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं नोएडा चले। साथ ही साथ यहाँ पर नए बैच की जो सूचना है वो भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हिंदी माध्यम का बैच यहाँ पर 9 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। उसकी टाइमिंग है वो है 3 बजे। इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम का बैच है वो 12 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है शाम 6 बजे से। इससे संबंधित किसी जानकारी को अगर विस्तार से आप चाहते हैं तो 9311406440 पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ का जो पता है वो है C171/2 ब्लॉक है, सेक्टर 15 नोएडा। इसके अलावा प्रयागराज में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों की यूपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो रहे हैं 2 जनवरी 2025 से। हिंदी माध्यम का बैच शाम 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है और अंग्रेजी मीडियम का जो बैच है वो हो रहा है 5:30 बजे से प्रारंभ। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। सबसे पहले आप इसके बारे में जान लें, फिर हम बात करते हैं कि विवाद क्या है, उसमें क्या कानूनी दांवपेच है, उसकी भी उस पक्ष की भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो स्थित है और यहाँ का जो गोलाघाट और नागांव जिला है वो इस क्षेत्र पर में आता है। और साथ ही साथ जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी में आप जानते हैं कि बाढ़ आती है, उस बाढ़ से ये सुरक्षित एरिया है। तो हम कह सकते हैं जो अप्रभावित एरिया है उसका ये प्रतिनिधि करता हुआ क्षेत्र है। यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया था। कब घोषित किया था? तो 1985 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित कर दिया गया था। साथ ही यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी एक है जिसका नाम है डिफालू नदी, वो बहती है उद्यान क्षेत्र मुख्य बाघ आवास जो क्षेत्र है वहां से होकर, और एक अन्य नदी है जो मोरा डिफालू नदी है, ये बहती है इसकी दक्षिणी सीमा के साथ। इसके अलावा यहाँ पर जो यहाँ का प्राकृतिक आवास है वो ऐसा है कि इसको वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि नेशनल पार्क के लिए इसको मुफीद बनाता है, क्योंकि यहाँ पर विशाल जंगल भी है, ऊंची हाथी घास भी है, उबड़ खाबड़ नरकट है, दलदली भूमि भी है, उथले तालाब भी हैं। तो ये सारी स्थितियां इसको नेचुरल तरीके से विविधतापूर्ण बनाती हैं, जो कि वनस्पतियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए काफी अनुकूल होते हैं। अब देखिए, वनस्पति के रूप में जो मुख्य आकर्षण है यहाँ पर घनी और ऊंची हाथी घास यहाँ का मुख्य आकर्षण है। मैप में आप देख सकते हैं कि असम में यहाँ पर इसकी स्थिति दिखाई गई है, काजीरंगा की स्थिति दिखाई गई है। जीव जंतुओं की बात करें तो लुप्त प्राय कई प्रजातियां हैं जो यहाँ की विशेषता है, जैसे यहाँ पर गैंडा है, बाघ, पूर्वी दलदली हिरण, हाथी, भैंस, फूला गिब्बन, कैप्ड लंगूर, गंगा नदी डॉल्फिन, ये सब यहाँ की विशेषताएं हैं, ये सब पाए जाते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी एक सींग वाले जो गैंडे की आबादी है वो यहीं पर है। साथ ही साथ कई अन्य स्तनधारियों और प्राकृतिक, हम कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से यहाँ पर निवास करते हैं, ये इसकी विशेषता है। अब क्या है मामला, इस मामले पर आते हैं। एक परिचय हो गया आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। दरअसल मामला यह है कि असम की जो राज्य सरकार है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास ही 5 स्टार होटल बनाना चाहती है। इसके लिए वहां पर्यावरणीय जो हम कह रह सकते हैं चिंता के मातहत इसका विरोध हो रहा है। साथ ही कुछ आदिवासी किसानों का विस्थापन हो रहा था, तो उनके द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा था। अब जब इस मामले में जब आदिवासी किसानों को भूमि से बेदखल करने की एक रिपोर्ट आई सामने, तो उस रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने स्वतः इस मामले का संज्ञान लिया और खुद इस मामले पर संज्ञान लेते हुए पर्यावरण मामले के जो मंत्रालय है उससे एनजीटी ने पूछा कि भाई ये क्या मामला है, इसमें जवाब दाखिल करिए आप। तो उसने, हम कह सकते हैं कि आगे फिर एनजीटी ने जब स्वतः संज्ञान लिया तो पर्यावरण मंत्रालय ने अपने हलफनामे में, अपने एफिडेविट में कुछ बातें बताई।
उसने कहा कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास न तो अपनी पर्यटन योजना है, न ही बाघ संरक्षण योजना है, न ही इको सेंसिटिव जोन ही घोषित किया गया है। ऐसी दिशा में यहां पर अगर 5 स्टार होटल बनाए जाने की बात हो रही है तो वो जायज नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक लाल झंडी इनको दिखाई देती है और ये मामला फिर से पेंडिंग हो जाता है। अब फिलहाल इनकी ये मंशा तो अभी पूरी होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि भारत के वन्य जीव कानून के अनुसार यहां पर ये चीजें होना जरूरी है। अब बाघ अभयारण्यों में जो पर्यटन है वो पर्यटन के लिए पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ पर्यटन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाघ अभयारण्य अगर कोई क्षेत्र होता है तो वहां पर मास पर्यटन होना चाहिए। मास पर्यटन और इको पर्यटन दोनों में अंतर होता है। मास पर्यटन पूरी तरह से आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित होता है, जबकि इको पर्यटन जो होता है उसमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यटन की गतिविधियों को संचालित किया जाता है। नई संरचनाओं की अनुमति केवल पर्यटन योजना की स्वीकृति के बाद ही दी जा सकती है, जो कि अभी तक इनके पास नहीं है। अब आता है कानून का पक्ष। कानून क्या कहता है तो उसको भी देखते हैं। तो देखिए, इसमें जो एक कानून है एनटीसी अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है 2012 की, वो कहती है कि जो बाघ अभयारण्य के कोर क्षेत्र होते हैं उनमें नई पर्यटन संरचनाओं पर पूरी तरह से ये क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। और ये क्षेत्र जो है बाघ अभयारण्य का कोर क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहां पर आप कोई भी नई संरचना के लिए जो ये गाइडलाइन है वो पूरी तरह से क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है। दूसरा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या कहता है, तो प्रत्येक बाघ अभयारण्य के लिए पर्यटन योजना, यहां पर देखिए पर्यटन योजना की बात है, बाघ संरक्षण योजना का हिस्सा बनाना अनिवार्य है। और जो पर्यटन योजना अभी तक यहाँ की पूरी तरह से बनी ही नहीं है। साथ ही साथ जब पर्यटन योजना होगी फिर इसी आधार पर इको टूरिज्म बनाम मास टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है, उसी आधार पर यहाँ पर इको टूरिज्म होगा, मास टूरिज्म यहाँ नहीं हो सकता है। साथ ही साथ ऐसी गतिविधि जैसे 5 स्टार होटल का बनाना एक तरह से मास टूरिज्म का वो पार्ट है, तो उसको यहाँ पर करना ठीक नहीं है। क्षमता का आकलन, पर्यटन को उद्यान की क्षमता के अनुसार सीमित किया जाना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि पर्यटन की वजह से उद्यान के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरणीय रूप से चिंता का कारण बन रहा है, तो उस चीज को डिनाई किया जाएगा, यहाँ पर उसको रोका जाएगा ताकि पर्यावरण पर किसी भी प्रकार से नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। अब क्या क्या चिंताएं हैं, तो देखिए प्रस्तावित होटल का जो स्थान था, जो जगह थी, जिस जगह पर प्रस्तावित था होटल, वो काजीरंगा के कोर क्षेत्र के पास स्थित था। वहां स्थित होने की वजह से जो वन्य जीव आवास है, जैसे बाढ़ के दौरान अगर गैंडे हैं, बाघ हैं, वो अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ऐसे में इन हाथियों के उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ सकता है। उन क्षेत्रों में अगर इस तरह का कोई होटल बनता है तो उनके क्षेत्रों में यह दखल माना जाएगा और उद्यान के आसपास का जो इको सेंसिटिव जोन है वो अभी तक घोषित ही नहीं। इको सेंसिटिव जोन अगर घोषित नहीं है और वहां पर होटल बना दिया जाए और पता चले कि वो क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि जो इको सेंसिटिव जोन है वो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है उसने राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2002 से 2016 में ये तय किया। उसके अंतर्गत ये तय किया गया कि राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उसके अंतर्गत कोई भी राष्ट्रीय उद्यान हो गया या कोई भी वन्यजीव अभयारण्य हो गया, उसकी सीमा के 10 किलोमीटर के अंदर के जो क्षेत्र हैं उसको इको सेंसिटिव जोन माना जाएगा। और उस इको सेंसिटिव जोन में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो पूरी तरह से निषिद्ध होगी, पूरी तरह से उनकी मनाही होगी। जैसे वहां भारी उद्योग नहीं लगाए जा सकेंगे, उसके 10 किलोमीटर की परिधि में वहां पर कोई ऐसी गतिविधि नहीं होगी जिससे कि प्रदूषण फैलता हो, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। साथ ही उस 10 किलोमीटर के एरिया में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो विनियमित होंगी, मतलब नियमों के आधार पर उनको किया जाएगा। जैसे अगर पेड़ों की कटाई होगी तो उसके लिए भी कुछ निश्चित नियम है, अगर होटल या रिजॉर्ट बनेंगे तो उसके लिए भी कुछ कड़े नियम है, उनका पालन करना होगा। कुछ चीजों की अनुमति वहां पर होती है, जैसे कृषि हो गया, बागवानी हो गई या जैविक खेती हो गई, वो किया जा सकता है। तो उद्यान के आसपास का जो एरिया है, अब इको सेंसिटिव जोन जब अब तक घोषित ही नहीं है और मान लीजिए कि ये मामला अभी पेंडिंग है, इको सेंसिटिव जोन का मामला अभी न्यायालय में लंबित है, गुवाहाटी हाईकोर्ट में ये मामला अभी चल रहा है, और आपने वहां पर होटल का निर्माण कर लिया और जिस जगह आपने होटल का निर्माण कर लिया वो इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आता है, तो ऐसी दिशा में ये एक विवाद का कारण बनेगा। इसलिए भी इस पर आपत्ति है, चिंता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि उद्यान के चारों ओर 10 किलोमीटर का क्षेत्र बड़े निर्माण पर वहां पर रोक लगाई जानी चाहिए, वहां नहीं होना चाहिए। बाघ संरक्षण योजना की जहां तक बात है तो देखिए काजीरंगा के लिए ये योजना ड्राफ्ट स्टेज में है। बाघ संरक्षण योजना भी यहाँ पर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, वो भी अभी ड्राफ्ट स्टेज में है। ये
संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2025 तक ये पूरा हो जाएगा। जनवरी 2025 तक अंतिम रूप देने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक नहीं। पर्यावरणीय वकील और कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जो पर्यटन योजना है, बाघ संरक्षण योजना की मंजूरी के बिना ये आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो ना तो आपके पास अभी पर्यटन योजना है और ना ही बाघ संरक्षण योजना की अभी पूरी तरह से ड्राफ्टिंग हुई है। तो ऐसी दशा में यहाँ पर आपको इस चीज की अनुमति देना ठीक नहीं है। साथ साथ जो स्थानीय समुदाय और संगठन है वो भूमि और वन्य जीवों के लिए जो महत्ता है उसके लिहाज से भी इसको ठीक नहीं मानते हैं और किसानों के विस्थापन को लेकर यहाँ आपत्ति जताई गई है, क्योंकि इसके लिए जो किसानों का विस्थापन हुआ जिसके लिए एनजीटी ने स्वयं संज्ञान लिया था, तो उस आधार पर भी इसका विरोध है। इसकी चिंता का एक कारण ये भी है। ग्रेटर काजीरंगा लैंड एंड ह्यूमन राइट्स कमेटी ने भी परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय और मानवाधिकार उल्लंघन को उजागर किया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पर्यावरणीय चिंता तो है ही, साथ साथ यहाँ पर जो मानवाधिकार से संबंधित मामला है, आदिवासी किसानों का विस्थापन है, ये भी एक चिंता का अन्य कारण है। और दूसरी चीज ये है कि तब तक आपको परमिशन नहीं मिल सकती है जब तक कि आपका इको सेंसिटिव जोन अभी निर्धारित है ही नहीं। तो इन सभी पक्षों को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि जब तक सारी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं होती है तब तक इस प्रकार का निर्माण करने की वहां अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। तो ये कुल मिला के ये मामला था। इससे पहले कि हम अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ें, आपके लिए एक सूचना और है कि अब यूपीएससी की आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए संभव 2025 लेकर आया है दृष्टि आईएएस, जिसमें आपको मिलेगी ऐसी सामग्री जिसमें होंगे 10 दैनिक प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न, साथ ही विगत वर्ष के प्रश्नों के गहन विश्लेषण पर आधारित होंगे 2 दैनिक मेंस अभ्यास प्रश्न दिए जाएंगे, विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग भी होगी, सामान्य अध्ययन और समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज होगी और सभी उम्मीदवारों के लिए ओपन एक्सेस का होगा। इसके माध्यम से आप अपनी जानकारी को तराश कर और अपने जो लक्ष्य है उसको आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो ये प्रयास है दृष्टि आईएएस की तरफ से। साथ ही साथ अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। ये जिम्मेदारी हमेशा की तरह हम आप पर छोड़ते हैं इसका सही और सटीक जवाब देने की। प्रश्न क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? विकल्प आपके सामने है 1975, 1985, 1995 या 2005। तो हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जरूर देंगे आप। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।